प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। इस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय है। और ये मैं अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है? तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी। आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन लेगा? बिल्कुल नहीं, नहीं सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तिमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हां, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसकी बात दूसरे लोग भी सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन और देखिए मैं हूं, असल में आप हैं सियासत, आपके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सियासत 12 साल हुए तो छोड़ चुका, बिल्कुल छोड़ चुका। 2007 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका। मैं मुझसे वो सवाल कीजिए, इसीलिए आपसे बात करना और भी ज्यादा है। मैं वहीं आ रहा हूं। मैं हूं कुरान का तालिब। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। नहीं, लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है आरिफ साहब। मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो
اس طرح کی جو گیان ہے، جو گیان کا بھنڈار ہے، اس تک ان کا ایکسس ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے آپ بتائیے، میں گورکھپور گئی، وہاں میں نے دیکھا گورکھناتھ مندر کے ٹھیک پیچھے، میں اپنے کیمرہ مین یہی جو شوٹ کر رہے ہیں دیوی، انہی کو لے کے وہاں پہنچی ہوں. آپ یقین جانیے انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میں کس شہر سے آئی ہوں. صرف کیمرہ دیکھتے ہی میرے اوپر لوگ جس طرح سے جھپٹے ہیں. جو انہوں نے بتایا کہ جو ہندوتوا کی راجنیتی پچھلے 5 سال میں دیکھی، خاص کر 2017 سے 2019 کے بیچ میں پورے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، گوشت کی دکانیں ختم کر دی گئی ہیں. جو وینڈرز تھے لوکل وہاں پہ چن چن کے مسلمانوں کے جو ان کے فائنینشیل جتنے ریسورسز ہو سکتے تھے، جو بھی ذریعے ہو سکتے تھے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے مسلمان قرآن پڑھنے لگے، 3 طلاق بند کر دے، مائنورٹی کمیونلزم اپنے اندر کا کنزرویٹزم ختم کر دے، یہ سب بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا اب میں دوسری بات پہ آ رہا ہوں. پچھلے سال یہ آپ ہی کی بات، اسی ضلع کی بات کر رہا ہوں جس ضلع کی بات آپ نے. بالکل. پچھلے سال شمس الرحمان فاروقی صاحب جو گورنمنٹ آف انڈیا میں ایڈیشنل سیکرٹری یا سیکرٹری کی رینک سے ریٹائر ہوئے، ان کا آرٹیکل انڈین ایکسپریس میں چھپا کہ ان کے والد جو انسپیکٹر آف اسکولز تھے 1954 یا 55 میں اسی گورکھپور ضلع میں کسی اسکول کے انسپیکشن پہ گئے. یہ بی جے پی نہیں تھی پاور میں، این ڈی اے نہیں تھا پاور میں. وہاں یہ خبر پھیل گئی کہ برابر کے کسی گاؤں میں گائے کے ایک بچڑے کو مار دیا گیا. شمس الرحمان فاروقی کے والد کو اتنا مارا گیا کہ وہ ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے گئے. یہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے خود لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں، اور کہا میرے نانا ایم ایل اے تھے، میرے نانا ڈائریکٹر آف ایجوکیشن یا جو دوسرے منسٹر یا آفیسر جو بھی ہوں گے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کا تو انہوں نے نام لکھا ہے. کہا ان کے پاس گئے، ان سے یہ درخواست کی کہ اتنے فریکچر ہیں، اب ان کے بس کی فیلڈ کا کام کرنا نہیں ہے، کیا ان کو آفس میں اٹیچ کیا جا سکتا ہے؟ کہا وہ بھی کبھی نہیں مان کے دیا. تو یہ کب ہو رہا تھا؟ جب یہ سرکار نہیں تھی. ہم اس طرح، جب آپ کے پاس تاریخی پس منظر نہیں ہوگا، میں جو پہلے بات آپ سے کہا، جو قوم، جو لوگ بھلا دیتے ہیں تاریخ کو اپنی، ان لوگوں کا جغرافیہ بھی باقی تو عارف صاحب کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو نریندر مودی سرکار اور کانگریس پارٹی کی سرکاروں میں؟ آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آتا؟ میں صرف آپ سے بہت ہی ایک پوائنٹڈ سوال صرف ایک مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیجئے. شاہ بانو کے بعد شہاب الدین صاحب نے خط لکھا اس وقت پرائم منسٹر کو، سیٹینک ورسز کو بین کر دیا جائے، کتاب پہ پابندی لگائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں پابندی لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ مواد جو توہین آمیز ہے، جو قابل اعتراض ہے، وہ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہونا چاہیے. یہی مقصد ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. 2 مہینے کتاب بین ہو گئی. پاکستان میں اگلے دن 13 آدمی مرے، کئی 100 کروڑ کی پراپرٹی چلی، پوری دنیا میں 200 سے زیادہ لوگ مرے. جب یہ کنٹروورسی ہو گئی، میں خان مارکیٹ میں کتاب کی دکان میں گیا. میں نے پوچھا، چونکہ انہوں نے مجھے کتاب بھیجی تھی، میں نے واپس کر دی تھی، کہ یہ بین سے پہلے کی بات ہے. میں نے پوچھا اب تو وہ کتاب اویلیبل نہیں ہوگی؟ ان کا جتنی چکے ہیں اتنی. تو میں نے ان سے اور پھر انہوں نے خود بتایا، کہا کہ بین ہونے سے پہلے 7 کتابیں بیچی تھی، بین ہونے کے بعد 10,000 کتابیں بیچی. پھر میں دوسری دکان پہ گیا اس آنکڑے کو جاننے کے لیے، انہوں نے اسے کنفرم کیا. میں نے گھر آ کے پارلیمنٹ میں کوشچن ڈالا، اور کوشچن میں نے کیا کہا، کس تاریخ کو بین کیا گیا، کتنی کتابیں ضبط کی گئی، اور میں نے ان اسٹار ڈالا تاکہ یہ سیکریٹری اور منسٹر کے پاس نہ پہنچے. جواب آیا 15 دن کے بعد جو موجود ہے، اس تاریخ کو بین کیا گیا، ایک بھی کتاب کانفسکیٹ کی نہیں کی گئی. تو کیا نیت تھی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا نیت تھی؟ تو آپ کو دوغلاپن اچھا لگتا ہے؟ اور ایک آدمی جو بھی اس کا ویو ہے وہ صفائی سے رکھ رہا ہے. پچھلے 5 سال میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا پورے ملک میں. اور جو چھوٹے چھوٹے دنگے ہوئے ہیں جب سب جگہوں پر، چھوٹا ابھی تو بتایا میں نے آپ کو، انسپیکٹر آف اسکول. عارف محمد خان، کسی بھی الیکشن سے پہلے آپ کو 2013 کا دنگا یاد ہے، جبکہ حالانکہ سرکار دوسری تھی مظفر نگر میں، وہاں اس بات کے پورے ثبوت ملتے ہیں، باقاعدہ بی جے پی کے آفس بیئررز، ان کے ایم ایل ایز وہاں پہ شامل تھے، ان لوگوں کو پروموٹ کر کے منتری بنایا گیا. ایک منٹ
उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके खिलाफ जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे कमाल की बात, ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। यानी आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि हरगिज नहीं कह रहा। दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अरे भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं सामने आ जाए। आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं। आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे, अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पर सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश कम्युनल नहीं हो रहा जब तक वो लोग जो एक खास कम्युनिटी के इत्तेहाद का नारा लगाते थे, और वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग थे कि उन्हें यह नजर नहीं आता था कि इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होगी। वो नारे कौन, जरा मौलाना आजाद की तकरीरों को पढ़ लीजिए, क्या कहा है मौलाना आजाद ने कहा कि आज तुम्हारे चेहरों पे इज़्मेहलाल और परेशानी है। मैंने उस वक्त तुम्हें पुकारा था जब इसकी बजाय तुम्हारे चेहरे हर्षाश बर्षाश थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी तरफ करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, तुमने मेरी टांगें तोड़ दी। तुमने गफलत और इनकार की सारी सुन्नतें ताजा कर दी। जब आपका को तारीख का अंदाजा नहीं होता, जरा पढ़िए 46 का मौलाना का इंटरव्यू। मौलाना ने क्या कहा है कि मुस्लिम लीग की सियासत के नतीजे में इस मुल्क में क्या असरात मुरतब होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुक से उन्होंने जो पेशन गोइयां की हैं वो सब सही साबित हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में वो सारी पेशन गोइयां सही साबित नहीं हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर एक लाइन में देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म था, मैं क्या कह रहा हूं, आप सवाल मैं समझने की कोशिश कर रही हूं, दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रही हूं। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अल्फाज है, मैं उसी को दोहराने की कोशिश कर रही हूं कि क्या मैं ठीक समझ पा रही हूं आपकी बात, कि आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के जवाब के तौर पर जो मेजोरिटी कम्युनलिज्म हमें नजर आ रहा है, क्या वो है जो आप कह रहे हैं, जिसको रिएक्शन कह रहे हैं आप, वो रिएक्शन क्या है? आप लफ्ज माइनॉरिटी, वो रिएक्शन क्या है? मैंने माइनॉरिटी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल करूंगा नहीं। क्या आप उसको एकेडमिक्स की ज़बान में क्या कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो क्या है? मैं आपको दूसरा एक ही मिसाल देता हूं। पिछले 4-5 साल में हरियाणा में एक कम्युनिटी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी। उन्होंने बड़ा एजिटेशन चलाया रिजर्वेशन का, और आखिर होते होते क्या हुआ, बाकी सारी वो मुसलमान नहीं, सारी कम्युनिटियां उनके खिलाफ हो गई। नतीजा क्या हुआ, इस इलेक्शन में क्या हुआ, बगैर किसी के कहे हुए उस कम्युनिटी के लीडरों से आप बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं भाई हम तो अलग थलग पड़ गए, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं रह गया कि हम बीजेपी को वोट दें ताकि कम से कम दूसरी कम्युनिटियां हमें कबूल तो कर लें। ये अकेले जिसे आप माइनॉरिटी कह रही हैं उसके खिलाफ नहीं है। जो कोई भी अपनी 1.5 ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, आज मुल्क में वो माहौल बन गया है कि अलगाववाद की बात जो कोई भी करेगा, चाहे वो इस मजहब का हो उस मजहब का हो, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हो रहे हैं। चलिए, एक पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का सवाल। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती? क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूं, मैं बताता हूं आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूं। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। मेरी पहचान होनी चाहिए, कुरान मुझे कहता है। हाँ, मैं मुझे एक चीज मैं कहना चाहता था आपसे, कि आपने कहा कि ये तो जो लोग इल्म, जिनके पास नॉलेज है, वो ये बातें जान। मेरे भाई, इस दीन में जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहां इल्म का हासिल करना पहले दिन फर्ज हुआ था, नमाज 11 साल बाद फर्ज हुई है। ये बेइल्म हुए कैसे? किसी भी सोसाइटी में क्लर्जी, पेशेवर
जिन्हें उलमाए सू कहा गया है, वो जिंदा नहीं रह सकते जब तक अवाम जाहिल नहीं होंगे। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी आज आरिफ साहब। दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी आज बहस हो बहुत जाएगी। ग्लोबल विलेज है। और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं, ये बताइए मुझे। जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे खुशी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए, उनके असल अधिकार छीन चीज लिया पाइए, जाए। असल चीज पाइए। ये तारीख दूसरे मजाहिब की है, हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तस्वुर ही नहीं। कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहां कोई जिम्मी नहीं बनता, यहां किसी से जिजिया नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप हिंदू सुप्रीमेसी से आप इनकार कर रहे हैं। मैं ये जो तमाम जो नीतियां और राजनीति में नजर आ रही है। मैं एक बात जानता हूं और बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ये मैंने पहले ही आपको कह दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। कुरान मुझे ये बताता है कि हुनैन में जब 10,000 से ज्यादा की तादाद थी, फौज भाग खड़ी हुई, और कुरान कहता है तुम्हारी मेजॉरिटी तुम्हारे किसी काम ना आई। ये कुरान कहता है। और जहां माइनॉरिटी में थे, 300 थे, वहां तुम कामयाब हो गए। तो वो क्या कहता है? कहता है कि अगर आप तौहीद के मानने वाले हैं, अगर आपका अकीदा ये है कि उसके अलावा ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसा आदमी कभी भी ना तो तादाद कम होने से डरेगा और ना तादाद ज्यादा होने से उसके अंदर गर्व की अनुभूति पैदा होगी। एक सेकेंड, मैं एक बात जानता हूं, फिर मैं आ रहा हूं कुरान की तरफ लौट के। वअम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, कुरान में वादा है वो लोग जो समाज का फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं है। क्रिश्चियंस कितनी तादाद है क्रिश्चियंस की, वो इस मुल्क को, पारसी इस मुल्क की इकोनॉमी को बना, उनके सामाजिक आर्थिक जितनी पृष्ठभूमि, आप बार बार इतिहास को खुद लेकर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतिहास का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आप इतिहास भूल रहे हैं कि किस तरह से ये इतने गरीब लोग जो मुसलमान, ये गरीब हुए कैसे हैं, ये तो गौर करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अब आप सच्चर का भी देखिए, सर सैयद को पढ़ लीजिए। सर सैयद ने क्या कहा? सर सैयद ने कहा कि हमें ये गरीब किसी और ने नहीं बनाया है। जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी एजुकेशन शुरू करी और कहा संस्कृत कॉलेज, पहले उन्होंने ऐलान किया संस्कृत कॉलेज बनाएंगे। राजा राम मोहन रॉय के घर पे, सर सैयद की पैदाइश के चंद साल बाद की बात है, राजा राम मोहन रॉय के घर पे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा हमें संस्कृत कॉलेज नहीं चाहिए, अंग्रेजी कॉलेज बनाओ। और इसके 8 साल के बाद 8,000 मुसलमान मौलवी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी के स्कूल कायम हो रहे हैं, ये इस्लाम के लिए खतरा है, और इस पे अगर गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करती तो मुसलमान बच्चों के दाखिले पर पाबंदी लगाए, और अगर गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तो हम मुसलमान बच्चों को नहीं जाने देंगे। सर सैयद के खिलाफ आपको मालूम है अंग्रेजी की एजुकेशन कितने फतवे थे? तो कौन जिम्मेदार है हमें बेइल्म रखने के लिए? सरकार जिम्मेदार नहीं है भारत की, जो ये सर सैयद ने नहीं कहा। नहीं, तो ये तो 1857 के बाद के हालात। अरे तो ये एटीट्यूड तो आज, अगर मैं आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है, और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का। और वो मुझे कहता है, जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। अपने एटीट्यूड पर गौर करें। आखिरी 2 सवाल आरिफ साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आप कम्युनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म का जिक्र कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, मुस्लिम समुदाय में भी है, दूसरे समुदायों में भी है। फर्क इस बात का है कि ये जो क्लर्जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके पास सत्ता का साथ नहीं है। अभी फिलहाल जो लोग हिंदुत्व की राजनीति में यकीन रखते हैं, हमारी सरकार जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका पूरे देश पर फिलहाल कब्जा है, पूरे संसद में जो है उनके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, उनको सीधे तौर पर उनका पेटरनेज मिला हुआ
ہوا ہے، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ دیوبند سے زیادہ ہے، آپ کو خطرہ ناگپور سے میں نے نہیں تو ہے۔ یہ نہیں کہا، تو مجھے بتائیے ناگپور میں نے سے نہیں کہا۔ تو عارف صاحب ایک لائن میں سوال، پرابلم یہ جرنلسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے منہ میں الفاظ رکھیں۔ عارف صاحب ایک لائن میں سوال، دیوبند سے زیادہ خطرہ ہے یا ناگپور سے زیادہ خطرہ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، میں اپنی خود غرضی کے خلاف لڑ سکتا ہوں، میں دوسرے کی خود غرضی کے خلاف لڑنے کی اللہ نے مجھے طاقت نہیں دی۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھیں، اور مجھے خوب یاد آ رہا ہے آپ نے صرف اپنی فیس بک پہ میں ہولی کھیلوں گی کہہ بسم اللہ ڈال دیا تھا، آپ کے خلاف جو کچھ لکھا ہے لوگوں نے مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے، میں نے وہ سارے کمنٹ پڑھے۔ یہ انٹالرنس کہاں سے آئی ہے اور اس انٹالرنس کی ریئیکشن کیا ہوگی؟ میں نے آپ سے کہا مجھے کنزرویٹزم سے انکار نہیں ہے کہ سبھی سمودایوں میں ہے، لیکن مجھے فکر اس بات ہم کی ہے، اٹیک کریں گے دوسرے کی نہیں، خود لیکن غرضی پہ، مجھے عارف ہم صاحب اپنی برائی کی طرف نظر ڈالنے کو تیار نہیں ہوں گے، چونکہ یہ بڑا آسان کام ہے کہ ہم انگلیاں، خدا کے واسطے ایک انگلی جب آپ دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں آپ کی اپنی طرف عارف ہوتی صاحب ہیں۔ مجھے سمسیا اس بات سے ہے کہ آپ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ جو دوسری طرف کا کنزرویٹزم فنڈامنٹلزم ہے اس کو سرکار کا ساندھ ہے، ستا کا ساتھ پراپت ہے، آپ لڑیے، اس بات سے انکار میں نہیں کر کہہ رہا ہوں آپ لڑیے اس سے، میری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں میرے پاس نہ ذریعہ ہے اس سے لڑنے کا اور نہ وہ لڑائی مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مجھے تو صرف ایک چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے، اگر میں سماج کے لیے، جو میں نے کہا آپ سے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اگر میں سماج کے لیے فائدہ مند بن جاؤں تو یہ ملک وہ ہے جس ملک میں سائی بابا جن کے مندر بنے ہوئے ہیں آج، ان کا ہر بھکت جانتا ہے وہ مسلمان ماں باپ کے بیٹے تھے، لیکن وہ کہیں سماج کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کو اوتار کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس سماج کے لیے فائدہ مند بن جائیے، لوگ یہاں تو بھگوان کا درجہ دے دیتے۔ بہت بہت شکریہ عارف محمد خان، پوری ایک فہرست میں سوالوں کے لے کر آئی تھی، اس میں سے کوئی بھی سوال جو ہے میں آپ سے نہیں پوچھ پائی ہوں، لیکن بہت دلچسپ بات چیت رہی۔